नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। इस 10वीं कक्षा का दूसरा पाठ कश्मीरी सेब, इसके बारे में कल हमने थोड़ा सा अध्ययन किया था। जैसे कि मुंशी प्रेमचंद जी पंजाबी मेवा फरोश की दुकान में अच्छे गुलाबी रंगदार सेब देखकर उनका जी ललचा उठा और जब वो सेब खरीदने गए तो आधा सेर सेब खरीद कर जब घर आकर रख दिया, तब उसके आगे क्या हुआ क्या नहीं इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, किस तरह से हमें मुंशी प्रेमचंद जी सावधानी बरतने के लिए कहते हैं और उनका अनुभव क्या है, ये हमें आगे के पाठ में समझाना चाहते हैं। मैं आगे का पढ़ते हुए आपको समझाती हूँ। अगर आपके पास किताब है तो ध्यान से आप देखिए, या तो आप आपके मोबाइल में जो दिख रहा है उसे ध्यान से देखते हुए सुनिए। विद्यार्थियों, जैसे कि कल की अवधि में बताया गया था, एक लड़का क्या करता है, अंदर से 4 सेब लाकर, यानी कि उस मेवा फरोश दुकान वाले का नौकर एक लड़का अंदर से 4 सेब लाकर देता है। तो इसके लिए लेखक क्या करते हैं, प्रेमचंद जी उसे 4 आने देते हैं। आगे क्या होता है, लेखक क्या करते हैं, घर आकर लिफाफा जो का त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का फायदा नहीं है, फल खाने का समय तो प्रातः काल है। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था, 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा न होगा। दूसरा निकाला मगर यह आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है। तीसरा सेब निकाला, यह सड़ा तो न था मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। चौथा देखा, वह यूं तो बेदाग था मगर उसमें एक काला सुराख था, जैसा अक्सर बेरों में होता है। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे बेर में होते हैं। एक सेब भी खाने लायक नहीं था, एक सेब भी खाने लायक नहीं था। 4 आने पैसों का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ था तो मैंने मैं उसे क्षमा का योग्य समझता, सोचता उसकी निगाह न पड़ी होगी, मगर चारों के चारों खराब निकल जाए, यह तो साफ धोखा है। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने भांप लिया कि यह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है और न इतने चौकस हैं कि घर से लौटाने आए। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना चाहे वह अपने ढीलेपन का हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने या कचहरी या म्यूनिसिपालिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ इस पैराग्राफ में लेखक हमें क्या समझाना चाहते हैं, लेखक किस तरह से धोखा खाते हैं उस दुकान वाले से, तो लेखक को यहाँ समझ में आता है। लेखक क्या करते हैं, जब शाम को वो गए थे तब जिस लिफाफे में उसने सेब बांध कर दिया था, वैसा ही लिफाफा जैसे वो दिया था वैसे का जैसा ही क्या किया, लेखक रख दिया। क्योंकि रात पर वो सेब नहीं खाई, क्योंकि रात पर सेब खाने से कोई फायदा नहीं। कोई सेब खाए या कोई दूसरा फल खाने का फायदा रात में नहीं होता। फल कब खाया जाता है, सुबह प्रातः काल समय में फल खाया जाता है। तो लेखक क्या करते हैं, सुबह जल्दी उठकर हाथ मुंह धोकर क्या करते हैं, नाश्ता करने के लिए बैठते हैं। जब नाश्ता करने के लिए बैठते हैं तो तब क्या करते हैं, लेखक उस लिफाफे से सेब निकालते हैं। तो एक सेब निकाला तो वो क्या हुआ था, सड़ा हुआ था। एक सेब क्या हुआ था,
सड़ा हुआ था। 1 रुपये का आकार का छिलका गल गया था। किस तरह से सड़ा हुआ था? एक तरफ सेब के ऊपर क्या हुआ था, 1 रुपये के आकार का 1 रुपये के आकार का गोल आकार का छिलका क्या हुआ था, बिल्कुल गल गया था। गल जाना मीन्स नरम हो गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा ना होगा। इसके लिए लेखक क्या समझते हैं, एक ही सेब इस तरह से खराब हुआ है, सड़ा हुआ है, तो शायद दुकान वाले के आंखों को नहीं दिखा होगा, रात में दुकान वाला नहीं देखा होगा। इस तरह से वो समझकर लेखक चुप रहते हैं। यहाँ पर देखिए एक सेब है, कुछ थोड़ा थोड़ा यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर सड़े हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ देखिए विद्यार्थियों, 1 रुपये के आकार का गला जैसे एक तरफ सड़ा हुआ है और दूसरी तरफ क्या है, बिल्कुल अच्छा वाला सेब है। ऐसे ही पहला सेब निकालकर यहाँ पर लेखक देखते हैं तो वो क्या हुआ था, 1 रुपये के छिलके जितना गलकर सड़ा हुआ था। तो इसके लिए लेखक क्या समझते हैं, रात को दुकानदार वाला शायद नहीं देखा होगा, गलती से शायद डाल दिया होगा। इस तरह से समझकर चुप रहते हैं। तो दूसरा निकाल कर देखते हैं। लेखक क्या करते हैं, दूसरा सेब निकाल कर देखते हैं, मगर यह आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ। देखो दूसरा सेब पहला निकाला तो 1 रुपये के जितना आकार का छिलका क्या हुआ था, सड़ गया था। तब दूसरा निकाल कर लेखक खाने के लिए देखते हैं तो वो पूरा आधा का आधा सड़ा हुआ था। तो लेखक को धीरे धीरे संदेह होने लगा, शक होने लगा। उन्हें दुकानदार पर डाउट आने लगा, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है। तब उन्हें समझ में आता है दुकानदार शायद मुझे धोखा तो नहीं दिया है, क्योंकि पहला सेब निकाला तो 1 रुपये के आकार का छिलका गल कर खराब हो गया है, और दूसरा निकाला तो पूरा आधा का आधा सड़ा हुआ है। तो दुकानदार वाले ने शायद मुझे धोखा दिया होगा, इस तरह से समझते हैं। तीसरा सेब निकाला। कितने सेब थे, 4 सेब थे, उसमें से 2 तो खराब निकल गए, और तीसरा निकाल कर देखते हैं लेखक, यह सड़ा तो नहीं था। तीसरा सेब नहीं सड़ा था, मगर उसमें एक काला सुराख था। क्या हुआ था उसमें, तीसरा सेब निकाला, यह सड़ा तो न था, मगर एक तरफ दब कर क्या हुआ था, बिल्कुल पिचक गया था। मतलब सेब तो अच्छा था, सड़ा भी नहीं था, लेकिन एक तरफ क्या हुआ था, सेब दब कर पिचक गया था, यानी कि पूरा दब कर क्या हो गया था, पूरा पिचक गया था। पिचक जाना मीन्स हिंग, कन्नड़ में बोलते हो ना, पिचक कर, इसका मतलब है क्या बोलते हो आप, वो क्या बोलते हैं, वो एक तरफ दबकर पिचक जाना, इसका मतलब ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಿಂಗ್ ಒತ್ತಿದಂಗಾಗಿ ಏನಾಗಿತ್ತದು, ಮೃದು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, यानी कि ಅದು ಮುದ್ದೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, पिचक गया था। तो उसके बाद क्या होता है, देखो वो तो बिल्कुल तीसरा सेब तो बिल्कुल पिचक गया था। चौथा देखा, आखिरी सेब निकालकर लेखक देखते हैं, वह यूं तो बेदाग था, उस पर कोई दाग नहीं था, कोई गला हुआ नहीं था, कोई भी पिचका हुआ भी नहीं था। तो सेब दिखने में अच्छा ही था, मगर उसमें एक काला सुराख था, उसमें एक ब्लैक कलर का होल पड़ा हुआ था। जैसे ಅಕ್ಸರ್ ಬೇರೋ ಮೇ ಹೋತಾ ಇದೆ, ಯಾವತ್ತು ಬಾರೆಹಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡೋಣ ಒಂಥರ ಹುಳುಕಾದಂಗೆ ಇರ್ತೈತ್ರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ। हाँ, जब चौथा सेब निकाल कर देखा तो वह यूं तो बेदाग था। बेदाग, बेदाग का अर्थ कौन सा भी निशान उस पर नहीं था, यानी कि गला भी नहीं था, पिचका भी नहीं था, खराब भी नहीं हुआ था। देखने में तो बहुत ही सुंदर सेब था, लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा काला सुराख, सुराख का अर्थ होल, तू बोलते हो ना, वही एक काला सुराख था, जैसा अक्सर ಬೇರೋ में होता है। ಯಾವತ್ತು ಬಾರೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ ಹುಳುಕಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಆ ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಇತ್ತು। देखो काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे। देखो उस सेब को, एक सुराख वाले सेब को काट कर देखा तो उसके अंदर बिल्कुल बेर के जैसे धब्बे धब्बे पड़े हुए थे। धब्बे अंदर मार्क, दाग, हाँ, धब्बे पड़े हुए थे, जैसे
बेर में होते हैं। जिस तरह से बेर में वो धब्बे होते हैं और वो अंदर से पिचके रहते हैं, तो वैसे ही धब्बे उस सेब के अंदर भी थे। एक सेब भी खाने लायक नहीं। 4 सेब लाए थे कौन? मुंशी प्रेमचंद जी। उसमें से एक भी सेब खाने के लायक नहीं था। चारों के चारों खराब निकल चुके थे। 4 आने पैसों का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। देखो, 4 आने मुझसे गए, मुझे इसका गम नहीं है, कहते हैं कौन? मुंशी प्रेमचंद जी। 4 आने से कुछ नहीं हो पाएगा, 4 आने मेरे निकल गए, सेब एक भी अच्छा नहीं रहा, इसका मुझे दुख नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि समाज में ऐसे लोग जीते आ रहे हैं, दूसरों को धोखाबाजी करके, दूसरों के साथ धोखाधड़ी करके क्या कर रहे हैं, अब भी जीते आ रहे हैं। इसका मुझे बहुत अफसोस है, इसका मुझे बहुत दर्द हुआ। तब क्या कहते हैं लेखक? 4 आने पैसों का इतना गम मीन्स दुख न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन में है। इस समाज के चारित्रिक पतन में जो ऐसे लोग जीते आ रहे हैं, दूसरों को धोखा देकर पैसे कमाने लगे हैं, ऐसे लोगों से मुझे दुख होता है। इस तरह से लेखक कहते हैं। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। तब मुंशी प्रेमचंद जी को समझ में आता है कि दुकानदार ने क्या किया है, दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। वो एक बहुत ही फ्रॉड इंसान है, वो मेरे साथ भी मुझे भी धोखा दिया और मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। इस तरह से मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं। तो धोखा तो होगा ही, क्योंकि उन्होंने खुद चुनकर नहीं लाया है, दुकान वाले पर ही छोड़ दिया है। वो सामने दिखने वाले अच्छे अच्छे सेबों को छोड़कर अंदर के खराब सेबों को उन्हें देकर धोखा दिया है। ये तो सरासर धोखेबाजी ही है। एक सेब सड़ा हुआ था। एक सेब क्या हुआ था? सड़ा हुआ था। तो एक ही सेब सड़ा होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता। देखो, 4 सेबों में से सिर्फ एक ही सेब सड़ा होता, 3 अच्छे होते, तो मैं उसे अवश्य ही क्षमा कर देता, वो क्षमा का योग्य है। इस तरह से मैं समझ जाता, सोचता उसकी निगाह ना पड़ी होगी, शायद उसकी उस पर दृष्टि नहीं पड़ी होगी। 4 सेबों में से एक सेब शायद गलती से खराब सेब डाला होगा, इस तरह से समझकर मैं चुप रहता। मगर चारों के चारों खराब निकल जाए, यह तो साफ धोखा है। क्या समझते हैं लेखक? एक सेब अगर यहाँ पर खराब होता तो मैं उसे हम अवश्य ही क्षमा कर देता, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है, गलती हमेशा इंसान ही करता है। वो जानबूझकर एक खराब हुआ सेब नहीं डाला होगा, इस तरह से मैं समझ जाता। लेकिन चारों के चारों क्या है? खराब सेब निकले हैं। ये तो सरासर क्या है? साफ धोखा ही हुआ है मेरे साथ। इस तरह से मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मगर क्या है? इस धोखे में समपाल मेरा भी था, यानी कि सरी समान, यानी कि पूर्ण रूप से मेरा भी सहयोग था, यानी कि आप बोलते हो ना कन्नड़ में, ಸರಿ ಸಮಾನಾದಂತಹ ಭಾಗ ನಂದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂತಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मैं अगर सहयोग नहीं देता तो मेरे साथ इस तरह का धोखे का व्यवहार नहीं होता, क्योंकि सहयोग मैंने ही दिया है, उसे धोखा देने का चांस मिला है, तभी तो उसने मुझे धोखा दिया। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। देखो, उसके हाथ में रुमाल देना ये तो धोखा देने की प्रेरणा ही थी। उसे धोखा देने के लिए प्रेरणा किसने दिया? मैंने ही दिया। कैसे? उसके हाथ में रुमाल रखकर सेब को तू ही चुन कर दे, इस तरह से कहने से उसे एक बहुत अच्छा मौका मिला मुझे धोखा देने के लिए। ये प्रेरणा तो उसे मैंने ही दी है, गलती मेरी है।
उसने भांप लिया कि यह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है। देखो, उसने क्या किया, वो लेखक के बारे में पूर्ण रूप से समझ लिया, ये तो बेवकूफ है, ये इंसान तो बिल्कुल बेवकूफ है, ये अपने आंखों से काम लेने वाला जीव नहीं है, ये अपनी आंखों से देखकर काम लेने वाला जीव नहीं है, ये कुछ समझ भी नहीं पाएगा, तो ये पूरा मैं इसके साथ धोखा कर सकता हूँ। ऐसा चांस उस दुकान वाले को मिल गया, क्योंकि अगर ये महाशय महाशय कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी, अगर अपनी आंखों से अच्छी अच्छी सेब देख कर ले आते तो उन्हें धोखा नहीं मिलता, क्योंकि प्रेरणा तो उन्होंने ही दिया है, रुमाल देकर तू ही चुन कर ला, ऐसा कुछ प्रेरणा देने के बाद ही उसे उन्हें वहां पर धोखा मिला। और ये लो रुमाल, मुझे 4 सेब अच्छे अच्छे चुनकर दे दो। इतना कहने के बाद वो दुकान वाला तुरंत समझ गया कि ये जीव, ये महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है। तब वो क्या करता है, और न इतने चौकस हैं कि घर से लौटाने आए, और ये इतने भी चौकस नहीं, इतना भी चौकसी, चौकस मीन्स चौकस, यानी कि इतना भी सोचने वाले नहीं है, इतना भी सोचने वाले नहीं है कि वो घर से वापस सेब को मेरी दुकान पर लाकर वापस दे दे। इतने भी चौकस व्यक्ति ये नहीं है जो वापस मुझे सेब ला कर दे। तभी यही अच्छा मौका मिलने के बाद दुकानदार वाला क्या करता है, दुकानदार इन्हें धोखा देने का धोखा देने की सोचता है। तभी तो चारों के चारों खराब सेब इनके लिफाफे में डालकर वो दे देता है। बाद में देखिए क्या होता है, आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। देखो, एक इंसान अगर बेईमानी कब करने का मौका ढूंढता है, जब उसे अच्छा मौका मिलता है तभी वो बेईमानी करने की सोचता है, उसके लायक उसे अवसर मिलना चाहिए, तब वो व्यक्ति क्या करता है, बेईमानी करता है। उसे तो बहुत अच्छा मौका मिला, बहुत अच्छा अवसर मिला, अवकाश मिला, जो वो लेखक के साथ बेईमानी कर दिया। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है। देखिए, बेईमानी का अवसर देना, वो जानबूझकर भी दे सकते हैं या सहज विश्वास के भी साथ भी दे सकते हैं, वो अपना सहयोग बेईमानी के साथ भी दे सकते हैं। ये सभी चीज़ें होने के बाद ही धोखा देने वाले को, बेईमानी करने वाले को एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही अवसर उन्हें वहाँ पर क्या होता है, मिल जाता है। तब क्या होता है, पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। देखो, पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर, जो अधिकारी होते हैं, जो एजुकेटेड होते हैं, हाँ, उन पर कोई भी विश्वास नहीं करता। पता है क्यों नहीं करता, किसी ने थाने या कचहरी या म्युनिसिपैलिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे। देखो, यहाँ पर क्या कहते हैं, जो बेईमान लोग होते हैं वो पढ़े लिखे जो होते हैं और जो कर्मचारियां होते हैं पर तो अब कोई विश्वास नहीं, उन पर तो कोई विश्वास ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो सही रास्ते पर जाते रहते हैं, उन पर कोई विश्वास नहीं करता। कौन सा भी दुकान वाला विश्वास नहीं करता है कि ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है, ये कभी धोखा नहीं खा सकता है ना। तब उन्हें कब पता चलता है, जो ये बेईमानी, जो धोखेबाजी करते हैं, जब कभी कचहरी में, कोई कचहरी या कोई ऑफिस, कोई म्युनिसिपैलिटी में गए तो उनको अपनी दुर्गति वहाँ पर समझ में आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर कोई धोखा खाने वाला नहीं रहता, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद जी ने खाया है। ऐसे बेईमान लोगों को, ऐसे बेईमानी लोगों को, धोखेबाजी लोगों को वही सबक मिलता है जहाँ पढ़े लिखे होते हैं, जहाँ कर्मचारी होते हैं, कचहरी म्युनिसिपैलिटी होती है, वहाँ पर उन्हें अपनी दुर्गति समझ में आ ही जाती है। तो लेखक इस तरह से समझा रहे हैं, लेकिन उन्हें बहुत दुख होता है, चारों के चारों सेब खराब निकले, जाने दो।
4 आने भी गए, 4 सेब भी गए, मुझे इसका दुख नहीं है, कहते हैं वो। उन्हें दुख किस बात का होता है कि ये हमारे समाज में ऐसे धोखेबाज लोगों से हमारा समाज भरा हुआ है। मुझे इस बात का दुख है। देखो, और वो भी ये भी समझाना चाहते हैं कि सभी लोग ऐसे बेईमानी नहीं होते, तो कैसे लोग भी रहते हैं हमारे समाज में, ये भी लेखक हम सबको समझाना चाहते हैं। क्या समझाते हैं, देखो क्या समझाते हैं लेखक हमें। पहले ऐसा नहीं था, व्यापारियों की साख बनी हुई थी। यूं तौल में चाहे छटांक आधा छटांक कस ले, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत न थी। आपके रुपये सुरक्षित थे। मुझे याद है, एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी और पैसे की जगह अठन्नी दे आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो दुकानदार के पास दौड़ा गया। आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्न चित्त से अठन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। पर यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें न बंद कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। देखिए विद्यार्थियों, लेखक हमें ये भी समझाना चाहते हैं कि समाज में बेईमानी के सिवाय ईमान लोग भी रहते हैं, ईमानदार लोग भी रहते हैं, बिना धोखेबाजी करने वाले लोग भी यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का सामना भी उन्होंने किया था। ईमानदार लोगों का सामना भी मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था। कैसे, देखो वो अपना अनुभव बताते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था, व्यापारियों की साख बनी हुई थी, व्यापारियों की साख बनी हुई थी। वहाँ पर एक दिन व्यापारियों का लेन देन बना हुआ था। इस लेन देन में क्या होता है, साख का अर्थ है लेन देन। हाँ, यूं तौल में चाहे छटांक आधा छटांक कस ले। देखो, सौदे में या तौलने में, यानी कि जब सामान हम तोलते हैं, तोलना का इसका अर्थ तूका ಮಾಡುವುದು। हाँ, जब तोलते हैं तो वहाँ छटांक या आधा छटांक, छटांक मीन्स केजी, आधा छटांक मीन्स आधा सेर। हाँ, ऐसे थोड़ी ज़्यादा कम होने के बाद भी हमें वहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं थी। कस लेना मीन्स निकाल लेना, यानी कि पा लेना। लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत न थी। क्यों नहीं थी? लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 का नोट देकर आए तो भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक ईमानदार व्यक्ति रहता है। आपके रुपये सुरक्षित रहते हैं। कैसे सुरक्षित रहते हैं? जब हम भूल से भी किसी के पास 5 के जगह 10 का नोट दे आते तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैसे? आपके रुपये सुरक्षित थे। देखो, जब लेखक हमें बोलते हैं, जब आप गलती से ज़्यादा रुपये देकर आए तो भी आपके रुपये कहीं भी नहीं जाते, सुरक्षित रहते हैं। वो कैसे समझाते हैं? उनका अनुभव समझाते हैं कि वो 10 का रुपये और ज़्यादा 5 देकर जो 5 बचे रहते हैं वो बिल्कुल ही क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। कैसे सुरक्षित रहते हैं? मुझे याद है, एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी। लेखक को याद था, क्या याद था? एक बार मुहर्रम मीन्स जब मुसलमानों का त्यौहार होता है, वो उस समय में लेखक क्या करते हैं, एक दुकान को जाते हैं, एक दुकानदार के पास 1 पैसे की रेवड़ियाँ लेते हैं। रेवड़ियाँ, इसका अर्थ क्या है? एಳ್ಳಿನ उंडे। हाँ, तिल के लाडू बोलते हो ना, छोटे छोटे जो रहते हैं। एಳ್ಳು बेल्ला जब आप बांटते हो ना संक्रांति के दिन, जब वो जो रेवड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? रेवड़ियाँ कहते हैं, जो मुहर्रम के समय में दुकानदार से
1 पैसे की रेवड़ियां उन्होंने ली थी। उन्होंने क्या किया था, लेखक क्या किया था, 1 पैसे की जगह पूरे 98 देकर आए थे। 1 पैसे की जगह पूरे 98 देकर आए थे, यानी कि 49 पैसे क्या किए थे, उन्होंने उस दुकान वाले को ज़्यादा देकर आए थे। तब क्या होता है, घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो दुकानदार के पास दौड़ा गया। देखो, घर आते हैं रेवड़ियां लेकर, 98 दे के रेवड़ी, 1 पैसे की रेवड़ियां खरीदते हैं और पैसे कितने देते हैं, 98 देते हैं। जब घर आते हैं, घर आकर उन्हें मालूम होता है मैंने तो रेवड़ियां सिर्फ 1 पैसे की ली है। हाँ, 1 पैसे की रेवड़ियां मैंने खरीदी है, लेकिन मैंने दुकान वाले को 98 देकर आया हूँ। तब उन्हें मालूम होता है कि मालूम होने के बाद क्या करते हैं, लेखक फिर दुकान वाले के पास जाकर क्या करते हैं, पूछते हैं। आशा नहीं थी कि वह 98 लौटाएगा। उन्हें तो कॉन्फिडेंट पूरा पूरा पक्का ये भी विश्वास नहीं था कि वो दुकान वाला, रेवड़ी के दुकान वाला मुझे 98 लौटाएगा, मेरे ज़्यादा हुए पैसे मुझे वापस देगा। ऐसा कुछ उन्हें विश्वास भी नहीं था उस दुकान वाले पर। लेकिन उस दुकान वाले ने, उसने प्रसन्न चित्त से 98 लौटा दी। उस दुकान वाले ने क्या किया, बहुत खुशी से उनके वापस पैसे दे दिए। कितने पैसे देना था, 98 उन्होंने दिया था। 1 पैसे की रेवड़ियां उन्होंने ली थी। 98 में कितने पैसे होते हैं, 50 पैसे होते हैं, है ना। पूरे 49 पैसे, उन 50 पैसे उन्हें वापस दे। पूर्ण पूर्ण प्रसन्न चित्त होकर खुशी से वो वापस लौटाता है और उल्टा क्षमा भी मांगता है। कौन क्षमा मांगता है, रेवड़ी के दुकान वाला। रेवड़ी के दुकान वाला उन्हें जितने वापस पैसे देना था उतने वापस पैसे देकर फिर क्या करता है, वो उनसे क्षमा भी मांगता है। कैसे क्षमा मांगता है, देखिए बाबूजी, मैंने कल आपको वापस पैसे देना भूल गया और आप भी ऐसे ही चले गए और मुझे क्षमा कर दिए कि मैंने आज से आपको पैसे नहीं दिए। तो वो प्रसन्न चित्त होकर लेखक के पूछने से पहले ही, लेखक के वापस अपने पैसे पूछने से पहले ही उसने क्या किया, उन्हें उनके पैसे वापस देकर क्षमा मांगी। वो क्या समझाना चाहते हैं लेखक हमें, ऐसे भी लोग समाज में रहते हैं जो ईमानदार होते हैं, जो बहुत ही मुक्त दिल वाले रहते हैं और बड़े दिल वाले रहते हैं। किसी का ज़्यादा नहीं ले पाते, जितना वो कमाते हैं उतने में ही वो खुश रहने की कोशिश करते हैं और ईमानदार होते हैं। ऐसे लोग भी क्या करते हैं, इस समाज में जीवित हैं, यानी कि इस समाज में जीवन बिता रहे हैं। पर यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। ना वो कश्मीर के सेब हैं, ना वो अच्छे सेब हैं। कश्मीर का नाम बताकर, कश्मीरी सेब का नाम बताकर क्या करते हैं कुछ लोग, समाज में सड़े हुए सेब बेच रहे हैं। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें बंद कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। देखो, और वो हमें समझा रहे हैं, कौन, पाठक को। पाठक मीन्स हम लोगों को, हमें जो सीख रहे हैं हम ही पाठक हैं। जो लेखक हमें समझा रहे हैं, जिस तरह से मैंने अपनी आंखें बंद करके धोखा खाया है, उस तरह से मुझे आशा है कि पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें न बंद कर लिया करेंगे। यानी कि मैंने आंखें बंद करके, उस पर भरोसा करके, दुकान वाले पर भरोसा करके मैंने सेबों को खरीदा है ना। इस तरह से, जिस तरह से गलती मैंने की है, ऐसी गलती पाठक नहीं करेंगे, अपनी आंखें बंद नहीं करेंगे, अपनी दोनों आंखों को पूर्ण रूप से खोलकर अच्छी चीज़ों को खरीद कर लाएंगे। अगर मेरी तरह आंखें बंद करके दुकान पर गए तो बिल्कुल, हाँ, बेझिझक उसे कश्मीरी सेब ही मिल जाएंगे। कश्मीरी सेब मतलब कौन से, सड़े हुए सेब ही मिल जाएंगे। यानी कि मैंने तो सावधानी नहीं बरता, व्यवहार करते समय, व्यापार के समय, लेन देन के समय मैंने सावधानी नहीं बरती। अगर मेरी तरह आप लोग भी सावधानी नहीं बरते, अलर्ट नहीं रहे, तो आपको भी मुझ जैसे अच्छी तरह से बलि का बकरा बना सकते हैं। या तो जैसे मैंने धोखा खाया है वैसे ही आपको भी धोखा
दे सकते हैं। तभी तो विद्यार्थियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ सभी पाठकों को, जब हम व्यापार करते हैं, जब हम लेन देन करते हैं, तो हमें क्या करनी चाहिए? सावधानी बरतनी चाहिए। खरीदारी करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता हमें देनी चाहिए। बहुत ही आवश्यक चीज़ है हमारे लिए सावधानी। जब हम सावधान रहते हैं तो हम कोई भी काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे मैंने धोखा खाकर सड़े हुए सेबों को अपने घर तक लाया था, वैसे आप भी धोखा मत खाइए। अपने आँखों को हमेशा खुले रखिए। इसका मतलब आप अपने जीवन में हमेशा होशियारी से काम लीजिए, सावधानी बरतिए और हमेशा जिंदगी में अलर्ट रहिए। यही लेखक क्या कर रहे हैं? हम सबको समझा रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद जी हम सबको समझा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये 10वीं कक्षा का दूसरा पाठ कश्मीरी सेब पूर्ण रूप से समझ में आ चुका है। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? हमें अपने जीवन में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। धोखा खाने से पहले हमें क्या करना चाहिए? अपनी दोनों आँखों को खुले रखना चाहिए और दिमाग को सबसे पहले खुला रखना चाहिए। किसी भी गड़बड़ी में आकर उन लोगों पर विश्वास करके हमें सावधानी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमेशा सावधानी बरतना आवश्यक है। तभी तो हम फिर एक बार खरीदारी करते समय सोच भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। तो विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आपको ये कश्मीरी सेब पाठ समझ में आ चुका है। अगर आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हो या तो व्हाट्सएप को सेंड भी कर सकते हो। तो विद्यार्थियों, कल आपको मैंने गृह कार्य दिया था, इसी में से आपको ही क्या करना है? 5 प्रश्न ढूंढना है और 5 उत्तर, प्रश्न क्रिएट करके आपको उसके उत्तर लिखना था। उम्मीद करती हूँ कि आप वो 5 प्रश्न लिखे होंगे, लेकिन अभी तक मुझे कुछ लोग सिर्फ 2 या 3 लोग ही मुझे आपका होमवर्क दिखाया है और बाकी वाले तो कुछ दिखाए ही नहीं। तो आगे का होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ। रफ बुक में आपको क्या करना है? जो एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जो ये प्रश्न है, इन्हें आपको क्या करना है? आपके रफ बुक में लिखकर मुझे व्हाट्सएप को सेंड करना है। तो विद्यार्थियों, आज का आपका गृह कार्य क्या है? आपकी किताब में जो है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए। ये देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पर कितने प्रश्न है? 1 2 3 4 5 6 प्रश्न है। आपको इन्हें क्या करना है? अपने रफ बुक में लिखकर मुझे क्या करना है? कल दिखाना है। और आगे के प्रश्नोत्तर मैं कल क्या करूँगी? आपको फेसबुक में लिखने के लिए बताऊँगी। ओके, थैंक यू, गुड लक।